Good morning, students. We are doing chapter number 7 and today's topic is हेनरी डेरोजियो। जैसे हम राजा राम मोहन जी के बारे में पढ़ा है वैसे हम हेनरी डेरोजियो के बारे में पढ़ेंगे। यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, काफ़ी लोग इन्हें फॉलो करते थे क्योंकि ये लोगों के भले के लिए काम किया करते थे। और ये क्या चाहते थे, इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये क्या चाहते थे कि जो भी पीजेंट्स की, जैसे कि फार्मर्स की जो इम्प्रूवमेंट है वो हो, उनकी कंडीशंस जो हैं वो अच्छी हों और उनको जो है प्रोटेक्शन भी दी जाए, क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड फील नहीं करते थे। अगर वो टैक्स नहीं देते थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाया जाता था। दूसरी बात क्या चाहते थे कि ये चाहते थे कि जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग अलग होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को चलाता है और जुडिशरी मतलब जो लॉ उसी लॉ के सज़ा देती है ब्रेक करने की। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें वो अलग अलग चाहते थे। थर्ड वन ये चाहते थे फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, कुछ भी लिखने की, कुछ भी छापने की। फोर्थ वन इज़ कि एजुकेशन को बहुत प्रमोट करना चाहते थे वुमेन्स में, कि जो वुमेन की एजुकेशन है वो प्रमोट हो और ताकि उनका जो ओहदा है एक समाज में, हमारे समाज में, वो बढ़ सके। फिफ्थ वन, एरेडिकेशन ऑफ सोशल लेवल्स। जितनी भी गलत सामाजिक प्रथाएं हैं वो उन सबको ख़त्म करना चाहते थे। और जब लोगों को, ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं जो, उन्हें जब ये पता चला कि वो ये सब चाहते हैं तो उन्हें 1831 में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके एकदम बाद ही उनकी 22 साल की उम्र में डेथ हो गई कॉलरा बीमारी होने की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन के क्या प्रभाव पड़े इंडिया पर वो भी पढ़ते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सारा फोकस था वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ था। अब क्या होने लगा कि पर्शियन लैंग्वेज को इंग्लिश ने रिमूव कर दिया। लोग जो है इंग्लिश ज़्यादा जानने लगे, ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनती गई ब्रिटिश इंडिया की और काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स जो है और ओपन हो गई। साइंस और लिटरेचर ये सब इंग्लिश में ही पढ़ने लगे लोग। काफ़ी सारा एम्प्लॉय भी जनरेट होते थे, वो भी उनके इंग्लिश बेस पे किए जाते थे। और अब अलग अलग स्टेट्स के लोग जो हैं वो इंग्लिश में जवाब दे सकते थे, उनके साथ बातचीत कर सकते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। अब जैसे ही लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाना शुरू कर दिया तो उनके दिमाग में, अब जो दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होने लगी कि ये जो कस्टमर ट्रेडिशन है ये बहुत गलत हैं। तो अब उन्हें ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना कि किसी ने कुछ कहा आँख बंद करके उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन जब उन्हें थोड़ी समझ आने लगी तो उन्हें इसका बहुत फ़ायदा हुआ इंग्लिश एजुकेशन का, वेस्टर्न एजुकेशन का, कि हमें किसी भी चीज़ पर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है। क्रिश्चियन मिशनरी थे वो भी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाला इस चीज़ को बढ़ाने में और उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट्स नहीं रखे इसने। और सोशल अपलिफ्टमेंट हुई लोगों की, लोगों को क्लास के बारे में पता चलने लगा। इसके साथ साथ जो वेस्टर्नाइज एजुकेटेड यूथ था वो काफ़ी ज़्यादा अपने कल्चर में ही बिलीव करने लगा। तो एक बहुत बड़ा गैप बन गया लिटरेट इंडियंस के बीच में और इलिटरेट इंडियंस के बीच में। इसकी वजह से जो इंडियन लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज हो रही थी। लोग इंडियन लैंग्वेजेस को भूलते जा रहे थे और इसी दौरान इस पीरियड में सोशल रिफॉर्म स्टार्ट हो गए। और ये कौन सा पीरियड चल रहा था, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो हमारे गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट टॉपिक इज केस स्टडी ऑफ बड़ौदा एंड अलीगढ़। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बड़ौदा से। तो जिसे आज हम वडोदरा के नाम से जानते हैं वो पहले बड़ौदा होता था। ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी है गुजरात की। इसके जो रूरल थे वो थे महाराजा सयाजी राव थर्ड और इनका जो रूलिंग टाइम है वो है 1875 टू 1939। इनके जो विजन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे और इन्होंने काफ़ी सारे स्टेप उठाए पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए और एजुकेशन को स्प्रेड फैलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी इन्होंने। ये चाहते थे कि हर इंसान को जो है, हर बच्चे को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री मिले और साथ ही साथ उन्हें फाइन आर्ट्स की भी नॉलेज हो। सयाजी राव के पास एक काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी बुक्स की, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स थी उनके पास, जो आजकल जो है सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा में जो है वहाँ पे डिस्प्लेड है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेटवर्क बनाया लाइब्रेरीज़ का टाउन्स में और विलेजेस में। अपनी स्टेट के जितने भी टाउन से विलेजेस में वहाँ इन्होंने लाइब्रेरीज खुलवाई। और 1906 में ये पहले फर्स्ट इंडियन रूरल थे जिन्होंने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अपनी स्टेट में स्टार्ट करवाई थी। इसके साथ साथ 1881 में इन्होंने बड़ौदा कॉलेज की फाउंडेशन स्टार्ट करी और 1886 में एक संगीत विद्यालय खुलवाया। 1819 में काला भवन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ओपन किया और इसके साथ साथ बहुत से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट बड़ौदा के इनके द्वारा स्टार्ट किए गए। उसके बाद 1949 में इनके ग्रैंडसन थे प्रताप सिंह गायकवाड़। इन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी खुलवाई और ये यूनिवर्सिटी फेमस है वहाँ की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड इट्स फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट जो केस स्टडी है वो है अलीगढ़ की। अलीगढ़ यूपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था और इसका जो मेन लैंडमार्क था वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि 1920 में सेटअप की गई थी।
बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे जैसे कि हैयदुल्ला खान और सर सैयद अहमद खान, इनको लगा कि जो मुस्लिम एजुकेशन है वो भी प्रमोट होनी चाहिए साइंस में और फिलॉसफी में। तो इन्होंने काफ़ी एनकरेज किया कि जो लोग हैं वो मॉडर्न एजुकेशन लें, मुस्लिम लोग हैं उन्हें भी मॉडर्न एजुकेशन मिले ताकि वो ब्रिटिश सर्विसेज में जो है वो एंटर कर सके और एक अच्छी पोस्ट ले सकें। उसके बाद सर सैयद अहमद खान को ये रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से जो मुस्लिम हैं वो सोशली और पॉलिटिकली प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस इनिशिएटिव के साथ उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1875 में खुलवाया, और इसका व्यू जो वो सिर्फ यही था कि जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसके साथ साथ इस्लामिक वैल्यूज़ को जोड़ के उनको ये स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए अच्छे तरीके से, ताकि उनका जो पॉलिटिकली और सोशली जो है वो डेवलप हो सके। उसके बाद ये जो कॉलेज है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो पहली चांसलर थी वो एक लेडी थी जिसका नाम था सुल्तान जहां बेगम। इस यूनिवर्सिटी ने उसके बाद काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस भी खुलवाए और एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया पूरी हिस्ट्री में इंडिया की एजुकेशन को प्रमोट करने में। With this topic, your chapter is over. Hope you understand the chapter and we will continue the next chapter in the next video. Thank you so much.